संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बज चुके हैं और आज हम लोग वर्ण विचार, संस्कृत में वर्ण विचार जो चैप्टर मित्र पढ़ा जा रहा था उसको आज हम सोच रहे हैं आज समापन कर दिया जाए ना। और अभी 2 टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण बाकी है, वो है उच्चारण स्थान और प्रयत्न। मित्र आज दोनों अब उच्चारण स्थान और प्रयत्न की बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे और आप सभी का साथ चाहते बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। जब जो चीज़ हम आपसे कहेंगे नोट करना है तब आप नोट करिएगा, जब कहेंगे समझना है तब समझना है आपको, क्योंकि 2-3 तरीके से हम बताएंगे आपको। एक तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे और एक आप सूत्र के माध्यम से बताएंगे। बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे तरीके से बताएंगे। तो बस कोशिश आपको इतना करना है कि जब हम कहें भैया ये वाली चीज़ नोट करो तो नोट करना है, और जब कहें भैया समझो तो इसको समझना है, ठीक है। और ये आज की कक्षा निश्चित रूप से मित्र आपको 2 या 3 नंबर, कितना 2 या 3 नंबर आपके टेट जो आगामी टेट की परीक्षा होगी 2 या 3 नंबर निश्चित है मित्र। एक प्रयत्न और एक उच्चारण स्थान आता ही आता है, एक प्रत्याहार आता है। तो निश्चित रूप से हमारे जितने मित्र हैं सभी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। और अब हम चलते हैं मित्र विषय की तरफ। और आज हमारा जैसा कि विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे जब आप किसी वर्ण को बोलते हो तो आपके मुख के किसी भाग को वो स्पर्श होता कहीं कहीं पर, तो मित्र वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों को कोई भी आप वर्ण बोलो, कोई भी वर्ण बोलो मित्र, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या होता है किसी भाग को स्पर्श होता है ना, तो जो स्पर्श होगा वही वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे आप बोलते पा फा बा भा, देखो दोनों ओठ छू रहा है, दोनों ओठ क्या है? छू रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपका जो पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। समझ में आया? चलिए बहरहाल आज एक देखिए आपके पास ये श्लोक टाइप लिखा होगा, तो इसको आपको याद नहीं करना है। और ये इसलिए लिखा गया कि बहुत सारे हमारे मित्र पूछते हैं गुरुजी वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साधारणता है, आपको कहीं ये नहीं बताया गया है कि आप वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है। एक आपका पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है, उसी में बताया गया है ये वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है। कितना होता है? 8। तो नोट किए रहिए, मान लीजिए बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आप कर दीजिएगा, और अगर मान लीजिए नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। वैसे हमें लगता है कि इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन मान लो पेपर बनाने वाला, मान लो भाई साहब कोई बड़ा पेपर बनाए विद्वान आदमी, तो दे दे कितने उच्चारण स्थान है। तो आपके और किसी व्याकरण ग्रंथ में लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी इत्यादि में नहीं, एक पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है उसमें दिया गया है। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठस्सिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसमें वर्णों के आपके 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए हैं, लेकिन मित्र इसको आपको याद नहीं करना है। फिर मैं बता रहा हूं, केवल आपको बस पूछा जाएगा कितने उच्चारण स्थान होते, तो आप कहेंगे उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अब आइए देखिए, मैं अभी आगे पहले ही बता दे रहा हूं, आपको ये चीज नोट करनी है, ये जो सूत्र के माध्यम से है ये बनाया गया है। लेकिन अभी मैं इसके पहले आपको ये समझाऊंगा कि बिना इस सूत्र को रटे, ध्यान दीजिएगा, बिना इस सूत्र को रटे उच्चारण स्थान आप कैसे सही करें, मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूं। तो अभी आपको कुछ नोट नहीं करना मित्र। अभी जब आपको ये नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, आपके किताब में लिखा है, एकदम आसान है, कोई कुछ नहीं करना है। लेकिन मित्र ध्यान दीजिएगा, ये विधि जानिए कि जब हम याद ना करना हो, हमको बिना याद किए परीक्षा में कैसे हम सही करेंगे, वो विधि जानने का प्रयास करिएगा, ठीक मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको ये देखिए पूरा लिखा आज, इसीलिए अभी 10 मिनट से पहले लिख रहे हैं कि बाद में आप लिख लीजिएगा, आपका समय भी बच जाएगा, मेरा भी समय बच जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या है, क्या बिना याद किए हम सही कर सकते हैं? निश्चित तौर पर मित्र सही कर सकते हो।
ठीक है। और आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं देखिए एकदम नए विधि से हमारे जितने मित्र देख रहे हैं सभी मित्र एक नए ढंग से आज उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। बाकी तो बहुत पढ़े हैं ना, अकु विसर्जनीया नाम कंठा इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा लितुलसानाम दंता उपपधमानीया नाम ओष्ठो इमंगणना नाम नासिका चाये दयितो कंठदालु ओदौतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य। बहुत पढ़े, लेकिन अब आज आपको ये पढ़ना नहीं, ये तो बाद में पढ़ना है। आज आप देखिए मित्र, मैं आपको बता रहा हूं, एक आप सूत्र पढ़े होंगे शुरुआत में। ये देखिए सत्यदेव जी, आप सूत्र पढ़े होंगे आ ई उ ड़ पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं री ली क। टोटल ध्यान दीजिएगा, आपको हमारे जितने मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 अयोगवाह वर्ण हैं। तो 33 और 9 42, 4 46 वर्णों को आपको उच्चारण स्थान पढ़ना है। कितने का 46। 9 स्वर अभी नोट नहीं करना है, कोई लोग नोट न मत करो, यहाँ भी बैठे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी नोट नहीं करना, अभी जब नोट कराएंगे तो नोट करिएगा मित्र, ठीक है। 9 स्वर पता है आपको, 33 व्यंजन पता है आपको, और 4 अयोगवाह पता है, नहीं तो हम लिखाएंगे भी, ठीक है। तो 33 9 42 4 46 वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। तो देखिए 46 वर्णों के उच्चारण स्थान में जब आप लिखते हो मित्र, प्रारंभ के 2 सूत्र अयुण और ऋलिक, क्या लिखते हैं अयुण ऋलिक लिखते हो मित्र, तो आप ये बताइए इसमें कितने वर्ण हैं 5 है, क्योंकि अंतिम वर्णों को हम नहीं गिनेंगे, इनका नाम है इतसंज्ञक वर्ण। तो बोलिए आ ई उ री ली, तो प्रारंभ के 5 सूत्र में ये वर्ण आएंगे, मतलब पहला पहला अक्षर यही वर्ण होगा, आ ई उ री ली, ठीक है। तो हमारे मित्र जितने मित्र देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम ये वाला अंतिम वर्ण निकाल दे रहे हैं, अंतिम वर्ण को हम निकाल दे रहे हैं। तो कितने वर्ण बचे 5 बचे ना। तो अभी देखिए ऐसे हम सेट करते हैं। निखिल ध्यान दीजिएगा, पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हमारे सभी मित्र ध्यान देंगे, आप लिखते हो आ ई उ री और ली, पक्का लिखते हो। आपको एक काम करना है मित्र, इसको क्रम से नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है मित्र, 5 ये भी 5 है, तो इसी उ को, ये जो उ है, उ से उल्लू को, उ मतलब उल्लू, उ मतलब उल्लू को भैया नीचे कर देना है। उल्लू के उ को क्या कर देना है, नीचे कर देना है। क्या कर देना है, अब जितने उल्लू को उ काट दो, हट गया। तो ये कितने वर्ण बचे 4 बचे, इनको क्रम से उतार दो। पहले क्या है आ है, फिर क्या है ई है, फिर क्या है री है, फिर क्या है ली है। मित्र समझिएगा, उल्लू के ऊ को नीचे कर दीजिएगा, बाकी जो 4 वर्ण बच रहे हैं चारों क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिए, पक्का। आपको याद होगा का खा गा घा अंगा, तो इसी को आप कहते हैं कवर्ग बोलते हैं ना। तो हमको कुणाल थोड़ा भाई साहब काखा गाघा अंगा से लेके पाफा बाभा माँ तक सबको याद होगा, तो हमको थोड़ा आप लाइन बताओ पहले क्या आएगा। काखा गाघा अंगा कवर्ग, चाछा जाझा इया चवर्ग, टाठा डाढ़ा टवर्ग, ताथा दाधा तवर्ग, पाफा बाभा पवर्ग। आएगा मित्र कि नहीं आएगा भैया? ई आएगा तो कई लाइन है और ई कई लाइन है? पक्का पक्का 5 लाइन है। तो पांचों लाइनिया को ऐसे उतार लो, पांचों लाइन को ऐसे उतार दो। ए कवर्ग और चवर्ग, और क्या होगा भैया? हाँ बताना, घबराने न पाए। टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग
हो गया। कुछ याद किए भैया? हाँ याद किए हैं। कहे क्या याद किए? कहे उल्लू के ऊ को नीचे कर दिए, बस उल्लू को ऊ को निकाल दिए, बाकी सब अपने आप सीधे सीधे बैठता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? बाकी चारों वर्ण क्रम से कर दिए, काखा गागा अंगा चाचा जाजाइया टाठा डाड़ा दा ताता दादा ना पापा बाबा मा, क्रम से किए हो, कुछ याद नहीं किए हो। पक्का भाई साहब? अब देखना मित्र, आपका इसमें पहले लाइन में आपको याद कर, पहले अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा बोलते हो, पहले लाइन में मित्र हा आ जाएगा। फिर विसर्ग का उच्चारण चूंकि हा के तरीके से होता है, इसे देखिए, नहीं बोलो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो भैया विसर्गवा का उच्चारण तो हा ही करते हो, आधा करते नहीं करते हैं। तो रामः श्यामः, इसका मतलब विसर्ग हमेशा हा के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? हा के साथ आएगा। क्या आएगा? विसर्ग आएगा। कोई समस्या? हा के साथ आएगा। तो पहली लाइन हमारी पूरी हो गई। पहली लाइन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म आए पक्का? तो हा आ चुका है। क्या आ चुका है? हा आ चुका है। 3 बच रहे हैं। कितने? तो तीनों को क्रम से लिख लो। कौन कौन बचा? ईसा ईसा ईसा। क्या क्रम से लिखे हैं? सक्सर, सक्सर में सा बहुत लोगों को समय नहीं कन्फर्म होगा कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। तो सक्सर वाला याद कर, पहले बड़का सा, मझिलका सा, छोटका सा। नहीं तो कुछ लोग उल्टा कहते हैं, पहले छोटका आएगा तब मझिलका तब बड़का। नहीं भैया सब, पहले आएगा बड़ा वाला जिसे आप कहते हो तालव्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। तालव्य, मूर्धन, दंत। पूछा जाएगा तालव्य सा बड़ा वाला, मूर्धन्य ये, दंत सा ये। पक्का हो गया? अब इसी सा को इस विसर्ग के नीचे आप क्रम से उतार लो। सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। कहे नीचे का उतारे? कहे कहा उतारोगे जब वर्ण खत्म हो गया? चारे होता भाई साहब। पक्का? पक्का भाई साहब? तो देखिए, अब आप एक चीज और पढ़े होंगे, हमें लगता क्या जानते हैं भैया। कहते हैं नहीं उपद मानिए, छोड़ो मारो गोली। कहते ई उ री लिरी, ई को या, उ को वा, री को रा, लिरी को ला होता है। भैया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कहिए पढ़े हैं। अरे भैया इसी कारण तो यावा राला को अर्धस्वर कहा जाता है। जब या ई या उ वा री रा ली ला होता है, स्वर ही बदलता है यावा राला में, और इसीलिए यावा राला को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। तो भैया जब बदल के ही हो रहा तो ई वाले के साथ क्या आएगा? कुणाल बताओ, ई वाले के साथ क्या आएगा? या। री वाले के साथ रा, लिरी वाले के साथ ला, ऊ वाले के साथ हुआ आना था। कहा देखो भाई उल्लू उल्लू के साथ हम नहीं आएंगे। ऊ मतलब उल्लू, वह कहा देखो हम नहीं आएंगे। ऊ मतलब उल्लू, गुरु जी कह दिया तो उल्लू के साथ हम नहीं आएंगे, तो वह नहीं आता भाई साहब। और दूसरी चीज, वह को होना चाहिए था यहाँ, आया है नीचे, उल्लू था कि जो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में घुस के बैठा है। तो आप अगर अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे तो आपकी पत्नी कहेगी तलाक तलाक तलाक, साथ में नहीं रही विक्रम वीरेंद्र। समझ रहे हैं? आपकी भाई आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे घर में आके बैठेंगे तो क्या पत्नी आपके साथ रहेगी? क्या कहेगी? तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोलेगी। समझ में आ गया? अब आप कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकती, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, तो ऊ हो गया। अब ऊ के साथ देखिए कोई नहीं आया। ये सिस्टम है भाई साहब, ये सिस्टम है। देखिए आ काखा गागा अंगा हा विसर्ग, ई चाचा जाजा या सा। क्यों? ई के साथ या और तालव्य सा देखिए क्रम से आएगा, तीनों सा पहली लाइन छोड़ के लगातार। तो ऊ और पा वर्ग के साथ कोई भी वर्ण नहीं आया। तो ये हुआ भैया कोई तो चाहिए। कहे चलो एक वर्ण का प्रयास करते हैं। कहे कौन वर्ण? कहे ई का कहते हैं उपधमानीय। पा और फा इसको क्या कहते हैं? उपधमानीय। तो ऊ और देखो पा जब आएगा पाफा तभी आएगा ये। जब तक पाफा नहीं आएगा तब तक इस चिन्ह को आप उपधमानीय नहीं कह सकते हैं।
कभी पा फा के पहले ऐसा चिन्ह दिखाई पड़े तो इस चिन्ह का नाम है उपधमानीय। क्या नाम है? उपधमानीय। अब देखिए मेरे मित्र, अब मेरे साथ बोलिए, हमने आपको याद नहीं कराया है, हमने शायद आपको याद नहीं कराया है। कुणाल, याद कराएं क्या? हमने आपको केवल ट्रिक बताई है। एक बार जो हमारे मित्र बाद में जुड़े सुन लें। आयुड़ रीलरिक था, हमने केवल ऊ को निकाल के नीचे कर लिया, बाकी जो 4 वर्ण बच रहे थे क्रम से हमने लगा दिया आ ई रील री, ऊ को नीचे कर दिया। फिर काखा गाघा अंगा आता है, चाचा जाजाइया, उसको हमने क्रम से कर दिया काका गंगा चाचा जाजाइया टाठा डाडा ताथा दादा पापा पापा माँ। पक्का? हाय और विसर्ग पहले लाइन में आ रहे थे, 3 ऊष्म वर्ण बच रहा था, तो 3 ऊष्म वर्णों को हमने क्रम से लगा दिया, तीनों शा को। और ई या में बदलता इसलिए या यहाँ लिख दिया, री रा में बदलता इसलिए यहाँ लिख दिया, लिरी ला में बदलता इसलिए यहाँ लिख दिया। ऊ के साथ वा इसलिए नहीं आता कि ऊ को होना चाहिए था, यहाँ चला आया नीचे। और कहा भैया हम उल्लू उल्लू के साथ नहीं रहेंगे, जो अपने घर में नहीं रहेगा दूसरे घर में हम नहीं जाएंगे। एक बार आप किसी घर में जा सकते हो, लेकिन आपकी वाली किसी घर में जाए भाई साहब तो घबरा जाएगा। इसीलिए देखिए, शादी वादी के बाद भाई साहब पुरुष वर्ग ज़्यादा गड़बड़ होता, महिला वर्ग, हम तो भाई महिला के साथ महिला वर्ग कम गड़बड़ होता, महिला वर्ग आज भी सही है, और खासकर शादी के बाद भाई साहब तो बहुत सही रहती। ठीक है, चलिए बहरहाल, तो ई वाली लाइन अब देखो मेरे साथ बोलिए, अभी सूत्र में यही है, बोले आ। अब देखो ये जो काका काखा गाघा अंगा है, इसी को संस्कृत में कहते हैं कु। का को कु, चबर को चू, टवर को टू, तवर को तू, पवर को पू। क्या कहते हैं? कु चू टू तू पू। क्या कहते हैं? कु चू टू तू पू। अब मेरे साथ मित्र, ये जो कवर्ग चवर्ग है ना, इसको क्या करिए, क्या करेंगे? समझ रहे क्या करेंगे? क्या करेंगे? कूचू टू तू पू करेंगे भैया, और छोट करो पहले। देखिए कु चू टू तू पू, और इसका नाम है उपधमानीय। अब मेरे साथ सूत्र बोल लीजिए, 5 सूत्र आपको याद हो गया। बोले आ कु हा विसर्जनीया नाम, आ कु हा विसर्जनीया नाम है भैया। का से कंठ, का से पक्का, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भैया तीनों सा देखो, तीनों सा क्रम से आया, ई कौन सा है? बड़का सा। मार डंडा भी गिरा देंगे बेवकूफ कहीं के। अभी अभी समझाए हैं कि तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा लिखा है, तो ई तालु वाला सा है, तो तालु। ई मूर्धन्य सा है तो इसके सामने मूर्धा लिखो, और ई दंती सा है, इसके सामने दांत ज्यादा है कि कम, तो दंता लिखना भाई साहब। कितना लिखना है? दंता। कहें गुरुजी ई वाला सिस्टम तो बड़ा बढ़िया है भैया। तीनों सा था, तीनों सा का नाम लिख दिए। अब मेरे साथ बोलो, बोले आकुहु विसर्जनीया नाम कंठ, ई चू या सा नाम तालु, री टू र शाणाम मूर्धा, ली तू ला सानाम दंता, उ पू उपधमानीय नाम। देखिए उपधमानीय का उ और पवर्ग का पू, यू मिलके हो जाता है दीर्घ। यही आपको सूत्रों में दिखाई पड़ता, उपू ना। बोले उपू पधमानीय नाम, उपू पधमानीय नाम। बोले कुछ नहीं, अच्छा बोल लो भाई। बोले पा फा, ये दोनों ओठ छू रहा है, पक्का? ओठ एक है कि दुई है? देखा कुनलवा करा एक ओठ भाई साहब, कहा तो एक है, तो गुरु जी लगा नहीं भाई साहब, नीचे वाले का नाम है अधरोष्ठ, नमोय अधरोष्ठ है ना। तो भाई साहब ई दुई ओठ है, तो दुई ओठ का लगेगा ए ओष्ठौ। देखो दुई वचन लग गया, काहे लगा? दुई है तो ओष्ठौ लगा। ज्यादा दांत है दंता लगा, जो एक एक था उसका एक एक लगा है। भैया आया कि नहीं आया? आ गया, पक्का? कभी गलत तो नहीं करोगे? अब मेरे साथ बोल लीजिए, यही चीज देखिए, यही चीज जो यहाँ पे है, इसी को सिस्टम से ए
ये देखिए मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं, बस इतना रट लिए तो बस के बाद तभी बहुत आसान है। लगभग 8 चौक 32 7 39 वर्ण हो गया आपका। कितना हो गया देखिए, बोलिए आकुहु। हे देखो को कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, बोलिए आकुहु विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए आ कू को कवर्ग, हा को हा, विसर्ग को विसर्ग, कंठ। और वही चीज तो देखो यहाँ लिखे हो आ कु हा विसर्ज। एकदम भाई साहब एक्यूरेट 100% सही आएगा, 100% एकदम आप ये ट्रिक काम करेगी। बोले ई चू या शानाम तालु। अब यहां से आप अपने कॉपी में जैसे मैं बनाया हूं ऐसे ट्रिक समझ लिए। यहां से ऐसे उच्चारण स्थान लिख के यहां आप लिखेंगे 8, मतलब 8 होते हैं। ऐसे आप सूत्र आपकी किताब में लिखा होगा और ये एक फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, अब मेरे साथ बोलते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करिएगा मित्र, ठीक है। बोले आ कु ह विसर्जनीय नाम कंठा। ई देखो का है, कु से, हा से, विसर्ग से, और जब 8 वर्ण पूरा हो जाए समझे समाप्त, ठीक है। इस आ से तात्पर्य सभी प्रकार के आ से, चाहे वो पुलुता हो चाहे दीर्घ या हो, कोई आ का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। कबर का उच्चारण स्थान काखा गाघा का कंठ ही होगा, हा का कंठ ही होगा, विसर्ग का कंठ ही होगा, ठीक है। बोले ई चू यशा नाम, देखो या सा वही वहां भी किए थे, ई को या बदल दिए थे, सा दूसरे वाले लाइन में था, चू को चबर, क्या होगा क्योंकि ये तालु सा इसमें आ रहा है। आइए भाई साहब आगे चलिए, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। बोले री टू, टू मतलब रसा राम मूर्धा, क्यों क्योंकि मूर्धन्य से आ रहा था, देखो मूर्धा होगा, समझ में आ गया। बोले री तू ला शानाम दंता, देखिए लिरी का लिरी, तू का तवर्ग, ला का ला, शा का सा, देखो आरो लगा है, क्या होगा दंता, नोट कर लीजिए। अब आइए मित्र इधर आइए, ऊ पू, पू मतलब पवर्ग। अच्छा कहें गुरुजी बड़ा ऊ काहे लग गया, तो उपधमानीय था, उपधमानीय का ऊ पू का ऊ दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो गया, दीर्घ संधि हो गया उपू। बोले उपू उपधमानीय, उपू पधमानीय नाम ओष्ठौ। हे भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं ये पाफा भी, इसको हम आपको बताएंगे डिटेल से। इस चिन्ह का नाम है उपधमानीय और इसकी संख्या होती 1। अभी हम आगे चल के बताएंगे कैसे 1 होती है, ठीक है। बस इतना जानते रहिएगा। ऊ का पवर का उपधमानीय का पूछा जाएगा क्या होगा, तो ओष्ठ होगा, क्या होगा। अब आइए मित्र पंचम वर्ण बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, पंचम वर्ण पूछा जाता बहुत ना। देखिए पंचम वर्ण लेकिन आसान भी बहुत ज्यादा है मित्र। जैसे कभी पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान पूछिए आपको सतर्क हो जाना सबसे पहले। कभी पंचम वर्ण मतलब समझे कि जैसे काखा गाघा का अंगा अंतिम पचमा अंगा है, चाछा जाझा का इया है, टाठा डाढ़ा का ड़ा है, ताथा दाधा का ना है, पाफा बाभा का माँ है, तो पिछवा पिछवा वाला मतलब पचमा पचमा, पचमा पचमा किसी का पूछे सतर्क हो जाओ, जल्दबाजी मत करिएगा। तो देखो मान लो इया का पूछे तो अभी पीछे आप पढ़ के आए इचू यसा नाम तालु, तालु होता है। माँ का पूछे तो ओष्ठ, ओष्ठ, अंगा का पूछे कंठ, ड़ा का पूछे मूर्धा, ना का पूछे दंत, दंत एक बने दंत। तो कहते भाई साहब कि इसके पचवा वर्ण का क्यों अलग करें, कहे भैया पचवा वर्ण इसलिए अलग होगा क्यों, या इसलिए सतर्क होना है क्योंकि इसका जो हो रहा उसके साथ बोलिए चा मतलब और नासिका भी होगा। मान लीजिए आपके परीक्षा में कुणाल जी आ गया माँ वर्ण का उच्चारण स्थान, माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। ए में दिया गया ओष्ठ, बी में दिया गया नासिका, सी में दिया गया ओष्ठ प्लस नासिका और डी में दिया गया कोई नहीं।
क्या दिया गया? कोई नहीं मित्र। तो इसमें बताइए आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्र पक्का पक्का पहले देखिए माँ पचवा है, तो आप सतर्क हो गए। तो माँ पचवा है तो पहले देखो माँ का होता क्या है, तो कहेंगे अच्छा पचवा, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, पचई लाइन है पचई, पचई में ओष्ठ आता, उपु पधमानिया नाम ओष्ठौ, तो ओष्ठ तो होगा ही होगा, प्लस पंचम वर्ण है तो नासिका भी होगी। तो देखो तीसरा ओष्ठ प्लस नासिका मतलब इसी वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला सही है मित्र, ठीक है, पक्का पक्का सी वाला सही है। तो चलिए भाई साहब सी वाला आप सही कर लिए, सही किए। पवर्ग वाला बहुत ध्यान से पढ़ा कुणाल, पवर्ग वाला बहुत ध्यान से पढ़े भाई साहब, समझ में आया? अभी तक उतना ध्यान नहीं लगा रहे थे। तो पंचम वर्ण का समझ में आ गया। जब आइए देखिए, कह रहे हैं गुरुजी अंगों का दुई होगा, तो अंगा पचमा है कि नहीं? तो अंगा पचमा है तो आकु विसर्जन कंठा, कंठ प्लस नासिका होगा। अब आइए भाई साहब, ए बोले ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठम। बड़ा बढ़िया है ये आपका हिंदी में, जैसे आप संस्कृत में ए वो होता है ना, लेकिन भाई साहब उच्चारण स्थान आप देखिए दोनों साथ ही पढ़ेंगे, ए आई का एक साथ, ओ औ का एक साथ। इसका रीजन है ए आ प्लस ई बराबर होता है ए, और आ प्लस उ बराबर होता है ओ, पक्का? तो कहें गुरुजी दुई दुई कैसे उच्चारण स्थान होगा? भाई साहब होगा, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जन नाम कंठा, ई का इचु ऐसा नाम तालु। तो दुइनों वर्णवा जब मिल के ए हो रहा है भैया, तो उच्चारण स्थान भी तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलिए ए दई तो कंठ तालु। कहें गुरुजी ई वाला तो ए वाला समझ गए, आई का कैसे कंठ तालु हो गया? क्यों? तो कहे ई आ और ए मिलकर क्या होता है? आई होता है। तो आ का मान लो कंठ हो गया, और आई का होता है प्लस कंठ और तालु। कहें तो इसका का ए मनीष बंद करो, एक सेकंड नहीं, बंद करो जाओ। आ का क्या होगा? कंठ, और ए का होगा कंठ तालु। तो कहें गुरुजी का करे? कंठ स्क्वायर प्लस तालु कर दें कि दुई कंठ एक तालु करें। हे भैया कंठ एक है, चाहे एक वर्ण बोलो, चाहे दुई वर्ण बोलो, चाहे 1,00,000 वर्ण बोलो, तो ए का भी कंठ तालु और आई का भी कंठ तालु ही होगा, दोनों का। पक्का समझे? इसी प्रकार भैया आ और प्लस उ बराबर होता है ओ, तो आ का कंठ, उ का ओष्ठ, तो ओ का हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। दोनों वर्ण मिलेंगे तो दोनों उच्चारण स्थान भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? बोले ओ दऊ तो कंठोष्ठम। यहाँ एत ऐत से तात्पर्य ए ऐ से है, ओत औत से तात्पर्य ओ और औ से है ना। बोले ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठम। हे भैया यहाँ याद नहीं किए, अगर कहो याद किए हैं कहीं, क्योंकि आ वाला याद किए थे, आ ई का ए होता तो मिला दिए, उच्चारण स्थान भी कोई नहीं याद किए हो। पक्का? हाँ याद नहीं किए, याद कहोगे भाई साहब बहुत तेज मारेंगे अभी। यहाँ तो एकदम नहीं याद किए हो, बस आ ई मिलकर ए होता है तो उच्चारण स्थानों मिला दिए। आ का कंठ, ई का तालु, कंठ तालु। आ का कंठ, उ का ओष्ठ, दोनों मिलके ओ हुआ तो दोनों उच्चारण स्थान में मिला दिए, हो गया कंठोष्ठ। आ गया समझ में? अब आइए मित्र आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके उच्चारण स्थान में अगर कोई पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वकारस्य दंतोष्ठम, और इसको नोट करके याद कर लीजिएगा मित्र। बोलिए वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। भैया वा का होता है दंतोष्ठ, क्या होता है? दंत और ओष्ठ। मान लो दंत प्लस ओष्ठ लिखा रहे तब भी सही है, दंतोष्ठम लिखा रहे तब भी सही है। तो वा का केवल सिंगल वर्ण का वा का क्या होगा? दंतोष्ठ। ठीक है, ये देखिए का खा के पहले जैसे पा फा के पहले ये चिन्ह लगेगा तो कहलाएगा उपधमानीय, लेकिन का खा के पहले लगेगा तो ये चिन्ह कहलाएगा जिह्वा मूलीय।
ये भी एक होता है और उपधमानीय भी एक होता है। इसी चिन्ह का नाम है जिह्वा मूल्य, इसीलिए एक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे एक है। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी कौ वाला खौ वाला दुई दिखाई पड़ा है, दिखाई पड़ा लेकिन होगा एक। अभी मैं बताता हूँ। बोले नासिकायनुस्वारस्य, नासिकायनुस्वारस्य, हे भैया अनुस्वार का, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा। क्या होगा? कहें कैसे होगा? तो अपनी अपनी नासिका बंद करो, ऐसे बंद करो, बंद करो। अब बोलिए नहीं, गंगा, गंगा, दिनांक, बोलो, बोल पा रहे हैं भाई साहब? वहां नासिका के पास झंझनाहट हो रही है, देखो गंग, बस भाई साहब सही, हम देखिए सही बोले, नहीं बोल पा रहे हैं सही से। और ये सब भाई साहब ऐसे बोल के नासिका खोल दे रहे हैं, गंगा गंगा ऐसे बोल रहे हैं। अभी पढ़ाएं ऊ से उल्लू ना, तो उल्लू तरीके से ना रहो, घबरा जाएगा नहीं तो। समझ में आया सत्यदेव? अब भाई साहब नासिका का अनुस्वार का नासिका होगा, पंचम वर्ण जो होता है उसका नासिका के साथ एक एक और होता है, और अनुस्वार का पेवर नासिका ही होगा। ठीक है, समझ गए भैया? ये आपके उच्चारण स्थान की बड़ी ही संक्षिप्त और शुरुआत का 5 जो बताएं ट्रिक वाला, उसको याद करिएगा। बाकी आप याद करिएगा वा का, इसके बाद आप कहीं भूल भी नहीं करोगे। अब आइए मित्र, मैं आपसे चर्चा करता हूं। ये बना लीजिएगा, ये पूरा स्क्रीनशॉट मैं कर रहा हूं, आप लेके अच्छे से जैसे मैं बनाया हूं ऐसे बनाइएगा। एकदम लाजवाब बेहतरीन, लाजवाब, देखिए लाजवाब और बेहतरीन। ये आपका पहला, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, हो गया ना? अब आइए 5 पेज हमने आपको दे दिया। कितने पेज? 5 पेज। ठीक है, आ गया। अब आइए मित्र हम लोग चलते हैं। यहाँ में लगता बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण स्थान आ गया होगा, और नोट्स बनाइएगा मेरे साथ। एक बार सभी उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए सभी, ठीक है? सभी लोग हमारे जितने मित्र इस समय वीडियो देख रहे हैं, एकदम मन प्रसन्न होके गा के भैया पढ़ लो। 1 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का। बोले अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ, इमं गणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम्, नासिकानुस्वारस्य। ये भाई साहब 11 है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सिस्टम आपको हमने बता दिया, 2 तरीके से बता, एक ट्रिक वाला एक ऐसे। ठीक है, अब आइए मित्र मैं आपसे चर्चा करता हूं बहुत ही बेहतरीन बिंदु पर, बहुत ही बेहतरीन बिंदु पर, आपके प्रयत्न पर। और देखिए अयोग वाह वर्ण 4 होते हैं। अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में? 4। एक अनुस्वार वो भी एक होता है, एक विसर्ग वो भी एक होता है, एक जिह्वा मूल्य का खा के पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है वो भी एक होता है, एक उपधमानीय वो भी पा फा के पहले ऐसे चिन्ह आए तो वो भी एक होता है। जिस प्रकार 9 स्वर के बाद विसर्ग का चिन्ह आता है, लेकिन विसर्ग कहलाता एक ही है। जिस प्रकार 9 स्वर के बाद अनुस्वार का चिन्ह आता लेकिन कहलाता एक ही है। कितने अनुस्वार हैं? एक। कितने विसर्ग के चिन्ह है? एक। तो वैसे भैया कंडीशन है, 2 व्यंजन है, पा फा के पहले आधा विसर्ग वाला चिन्ह आएगा तो उपध मानिए, का खा के पहले आधा विसर्ग वाला चिन्ह आएगा तो जीवा मूल्य। तो जैसे विसर्ग और अनुस्वार एक एक है, वैसे जिह्वा मूल्य उपधमानीय भी एक एक होगा। टोटल कितने होंगे आयोग वाह वर्ण? 4। पक्का? अब आइए एक बेहतरीन, फिर बहुत बेहतरीन टॉपिक पे चल रहे हैं। आज इसको समाप्त कर देते भाई साहब, 20 मिनट के अंदर हो जाएगा एकदम अच्छे से। बोलिए प्रयत्न,
प्रयत्न हमारे बहुत सारे इस समय मित्र लाइव है, सभी मित्रों को बहुत कोटिशाह धन्यवाद देते हुए, अपने इस संस्कृत गंगा टीम को भी बहुत धन्यवाद देते हुए, हमारे यहाँ साथी जो जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल टीम, और एक प्रभा शंकर मिश्रा को विशेष धन्यवाद है, सपत्नीक धन्यवाद देते हुए मित्र विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा पीपीटी वाला काम और सारा काम। बहरहाल मैं तो पीपीटी पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, बाकी सबका पीपीटी बनाना, कैमरा इत्यादि सारा काम करते हैं, तो सपत्नीक धन्यवाद दे रहे हैं भाई साहब इनको। ठीक है, चले मित्र आगे आइए, हम पीछे चलते हैं प्रयत्न पे। किस पे? प्रयत्न पे। देखिए, प्रयत्न पहले पूछा जाएगा, प्रयत्न क्या है? प्रयत्न मतलब प्रयास, प्रयास मतलब चेष्टा। कहते किस चीज में? दौड़ने में, भागने में, कूदने में? कहे नहीं भाई साहब, बोलने में। का बोलने में? हाँ, अब सही लाइन पे आया। कहे का बोलने में प्रयत्न करें भाई साहब? कहे वर्णों को बोलने में जो प्रयास किया जाता है, जो चेष्टा की जाती, वही वर्णों का प्रयत्न कहलाता है। तो कहें कई प्रकार का होता है? कहें दो प्रकार का, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। कहें घर के अंदर जो हो वो अभ्यंतर और घर के बाहर जो हो बाह्य। कहे पागल, ऐसा नहीं। ये जो मुख है, मुख के आंतरिक भाग में जो आपका प्रयास चेष्टा होता है, जीवा किधर करना उधर करना, ये तमाम तामझामा, इसे कहते आभ्यंतर। और वर्णों को बाहर निकलते समय जो प्रयास होता, जो चेष्टा होती, उसे कहते हैं बाह्य। नाम से स्पष्ट है, आभ्यंतर और बाह्य। तो कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है भैया? कहें सीधा सीधा आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। देखिए, अभी प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन एक चीज इसीलिए हमने आपकी किताब वगैरह में ये थोड़ा अलग लिखा होगा, हमने थोड़ा अलग लिख दिया। मान लो आपसे ये पूछ ले भाई साहब, पूछा नहीं गया है, कुणाल जी, निखिल सो गए का? बेचारा पैसा अच्छा बांधे हैं, दरवाजा बंद कर दिए, बाहर जा नहीं सकते हैं, 1 घंटा बैठना जबरदस्ती है। समझ में आया? लेकिन आ रहा है ना, आ रहा है। पढ़ लो बच्चा, 2 साल 3 साल, 2-3 साल के बाद चिल्लाओगे जैसे चिल्ला रहे हैं हम, समझ में आया? ऐसे चिल्लाओगे। जब आउट इनपुट गया रहेगा तो आउटपुट निकलेगा। और लोग कहते हैं पढ़ेंगे नहीं भाई साहब, पढ़ेंगे नहीं लेकिन आउटपुट खूब निकालेंगे। अरे भैया, जब इनपुट गए नहीं है तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? तो खूब अंदर ले जाओ, खूब बाहर निकालो। ठीक है, और नहीं निकालेंगे कुछ निकलेगा, कुछ जो गया रहेगा वही निकलेगा। अब ले गए भाई साहब अंदर, आन समझ में आया? वीरेंद्र कुणाल कहाँ संगम पे मिलते भाई साहब, 6:45 बजे तक संगम पे रहते हैं 2 घंटा। अब दूसर आन ले गए हैं तो क्या निकलेगा? तो यहाँ आके 1 घंटा बैठते। बहरहाल भाई साहब, देखिए विषय को हम चेंज कर रहे थे, इसलिए 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा रुक लिया गया। पानी वानी पी लें, बहुत सारे मित्र हमारे हैं। आइए, बहुत सरल वाला विषय है, इसलिए कभी आपसे पूछा जाए व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न अभी पूछा नहीं गया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन पूछा जा सकता है कोई बनाने वाला। तो व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न 3। व्यंजन कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के और कुल 4 प्रकार के। कहें कौन कौन? कहे स्पर्श का से मातक, अंतस्थ यावाराला और ऊष्म शाखा साहा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी 3 होते हैं, वो अन्य भेद में आएंगे व्यंजन के। कौन कौन? कहे छात्राज्ञा। कहे गुरु स्रा कहाँ गया? स्रा। कहे स्रा हिंदी में होता, संस्कृत में नहीं होता है। संस्कृत में 3 ही संयुक्त व्यंजन है, छात्रा और ज्ञा। अब आइए, व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते? कहे अस्पृष्ट, कहे ईषद अस्पृष्ट, ईषद विपरीत। ठीक है, अब देखिए क्रम से समझिएगा। अस्पृष्ट मतलब होता है क्या? अस्पृष्ट मतलब क्या होगा? छूना। हे भाई साहब, ये देखो चपक के पकड़ो, इसे चपक को, इसको हो गया स्पर्श। स्पर्श, अच्छे से स्पर्श, समझ में आया? और ये देखो है, ये क्या हुआ? जैसे कोई आग छू दो। जैसे आग नहीं भाई साहब, मेला में जा रहे हैं, वीरेंद्र की बात है, कुणाल की बात है। अच्छा देखिए, घबरा गए थे भाई, घबरा जाते भाई साहब। कुणाल की बात है भाई साहब, अपने वाली हाथ पकड़ के ले जा रहे थे तेजी से, तो स्पर्श था भाई साहब अच्छे से,
लेकिन क्या हुआ, इनके वाली बड़ी भीड़ थी, हाथ छूट गया तो दूसरे वाली हाथ पकड़े भाई साहब, लगा भाई साहब बहुत मोटा है भाई साहब हाथ, और झटक से भाई साहब छोड़े तो जो अपने वाली हाथ पकड़े तो अस्पृष्ट था, जो दूसरे वाली पकड़े क्या हुआ, ईषद मतलब थोड़ा, अस्पृष्ट मतलब छूना, कम छूना। किसी भी वर्ण को बोलते समय जब अच्छे से किसी विशेष स्थान पे अच्छे से स्पर्श होगा वो वर्ण अस्पृष्ट कहलाएंगे। और ऐसे वर्ण काखा गागा अंगा चाचा जाजाइया टाठा डाडाड़ा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ है, जो 5 सूत्र में पढ़े थे आप। कवर्ग मतलब का से लेकर माँ तक, जब इनको आप बोलोगे भाई साहब तो ये किसी निश्चित, जैसे काखा गागा अंगा, देखो काखा गागा अंगा या कंठ देखो, यहाँ देखो काखा गागा अंगा देख रहे हैं, एक उंगली एक कंठ पे रख दो नहीं निकल पाएगी, और थोड़ा दाब दिए तो कतई काका काका नहीं निकल पाएगा, समझ आया। पापा बाबा माँ सबसे बढ़िया उदाहरण देखो, पूरा पापा बाबा माँ कहें 95% छुआ दो ओठ और 5% बाकी रखो, कहा नहीं 5 नहीं 101% छुएगा, कहेगा अगर 1% बाकी रह जाएगा तो पापा बाबा नहीं निकलेगा। बोल के देखो, बोलो पापा बाबा पा पा, एक बार करो, थोड़ा ना छुए, खाली पूरा छुए थोड़ा ना छुए भाई साहब, थोड़ा नहीं चपक के छूता अच्छे से तब जाके निकलता है, 101% छूता तब जाके निकलता। इसीलिए ऐसे वर्ण को कह रहा है क्या, बोलो ताथा दाधा, दतवा जाके, ये जिहवा जाके आपकी जिहवा दतवा मारती खड़ाक थे और अच्छे से स्पर्श करती तब ताथा दाधा निकलता है। तो अच्छे से स्पर्श करके जो वर्ण निकलेगा उन्हें कहलाएगा अस्पृष्ट वर्ण। समझ में आ गया, पक्का भैया। अब आइए ईषद अस्पृष्ट क्या होगा, ऐसे वर्ण जो कम स्पर्श करके निकलते हैं, बहुत कम, वो वर्ण देखिए हैं या व र ला, ये कितने हैं, 4। मेरे सभी मित्र बोले यावर आला यावर आला यावर आला यावर आला। कहाँ स्पर्श हुआ भैया, कहें गुरुजी स्पर्श हुआ लेकिन वही मेला वाला हुआ, जैसे कुणाल, कब किसका हुआ पता नहीं चल पाया, बहुत हल्का हुआ। यावर आला कुणाल, यावर आला, देखो बोलो भाई, आपो बोलो यावर आला, पक्का। अब ईषद विपरीत, ईषद मतलब विपरीत, ईषद मतलब थोड़ा, विपरीत मतलब खुला हुआ, तो तीनों शाय और हा, तीनों शाय और हा, ये क्या हो जाएंगे, ईषद विपरीत। ऊष वाले वर्ण क्या हो जाएंगे, ईषद विपरीत। तो मेरे साथ बोलिए, का से माँ तक अस्पृष्ट, यावर आला ईषद अस्पृष्ट, ईषद विपरीत होगा शाखा सा, देखो बोले श फ श ह, एकदम जरा सा मुखा खुला रहता निकल जाता, थोड़ा खुला रहता निकल जाता, थोड़ा खुला रहता निकल जाता है, पक्का। और हे भैया ये व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न है, ये 3, पहला दूसरा तीसरा, हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, यहाँ विपरीत को नीचे ला दिया, इसको व्यंजन को एक साथ, स्वर को एक साथ। विपरीत, विपरीत सभी स्वर, किसी भी स्वर का पूछा जाएगा मित्र, किसी भी स्वर का पूछा जाएगा, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, क्या होता है, तो बोलिएगा गुरुजी समृत नहीं विपरीत होता है। क्या होता है, बोले विपरीत स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, बोले अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत्तस्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, लेकिन क्या, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। विपरीत वर्ण भैया जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो सभी स्वर का। अब 1 मिनट मित्र, यहां पर आप केवल लिखेंगे हरस्व आ। जब ऐसा पूछा जाए हरस्व आ का अभ्यंतर, देखिए एक यहां बहुत बढ़िया बताते भाई साहब, एक प्रयोग प्रक्रिया दशायाम सिद्धावस्था सिद्धावस्था, मेरे कहने से भूल जाओ सब लोग, यहाँ लोग ज्यादा प्रेशर दे के बताते हैं। बस ये जानना कि जब पूछा जाएगा समृद्ध तो केवल हरस्व, समृद्ध पूछेगा तो हरस्व, और किसी भी स्वर का पूछे जाएगा तो आपका सभी स्वर मारिएगा। हरस्व विपरीत भी होता क्योंकि सभी स्वर में हरस्व भी आता है, और हरस्व समृद्ध भी होता है। वास्तव में उच्चारण जब करते हो
उच्चारण करते हो तो हरस्वा क्या होता है, समृद्ध होता है। लेकिन जब आप जानते हैं प्रयोग सिद्धि अवस्था में हरस्व आ जो होता है अन्य स्वरों की भांति क्या होता है, विपरीत ही होता है। तो कहें गुरु जी प्रयोग सिद्धि सिद्धा सिद्धावस्था ही बहुत ज्यादा तामा झामा ना बताओ, 30 दिन की क्लास है, सही से पढ़ाओ, नहीं तो पता लगा डिस्टर्ब हो जाएंगे। भाई साहब सही बात, जितना आए उतना पढ़ो। हरस्व आका अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है, केवल बस इतना ध्यान दे दो। जब परीक्षा में आएगा तो आपका गड़बड़ पूछा जाएगा परीक्षा में, हरस्व आका अभ्यंतर प्रयत्न होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, ये अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, विपरीत और ये ईषद विपरीत, और रहेगा समृद्ध। कभी विपरीत नहीं डालेगा, कभी नहीं डालेगा, मेरी बात मानिए। और मान लो ऐसा स्पष्ट नहीं करता, कुछ नहीं देता, बस सीधा सीधा पूछा हरस्व का अभ्यंतर प्रयत्न होता है विपरीत और समृद्ध, तो ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मित्र, हमें लगता है कि ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आ गया। किसी को मित्र को कोई दिक्कत, सब हो जाएगा मित्र। अब आइए मित्र, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, किस पे, बाह्य प्रयत्न में। किसी मित्र को हमारे कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता सकता भाई साहब। अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं आप लोगों को कमेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग हमारे मित्र देख रहे हैं। योजना सुमन जी हैं, विष्णु शुक्ला जी हैं, वंदना यनके, नरसिंह यादव जी हैं, दीपांशु यादव जी हैं, साधना जी हैं, बहुत बढ़िया, बस भाई साहब, संजीत जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, अंशिका यादव जी हैं भाई साहब, और देखिए बहुत बढ़िया, पूनम पाल जी हैं, कुमारी सोनम जी है। आइए मित्र, फिर हम लोग चलते विषय पर, ठीक है। आप लोग भी अब विषय पर आ जाइए, नाम लिया जाएगा, कमेंट होता रहेगा, लेकिन विषय चलता रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती है, चीजें बाद में नहीं हो पाएंगी। अब आइए हम लोग बाह्य प्रयत्न पढ़ते हैं। तो बाह्य प्रयत्न को एक अच्छे पन्ने पे अलग तो अलग यहां साफ साफ पढ़ लेते हैं। क्या है मित्र, अरे क्षमता, बाह्य प्रयत्न, कौन प्रयत्न है, रा काहे लगा रहे हैं, हम उल्लू हो गए, कहा लग रहा है भाई साहब, धोखे में नहीं भाई साहब, कभी कभी दिमकवा जानते हैं। बाह्य प्रयत्न, वर्णों का बाह्य प्रयत्न। तो एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको पहले कठिन वाला बता देते तब सरल वाला। एक हस प्रत्याहार है, एक खर प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार हम आपको सिखाए थे, जो हमारे मित्र सीखेंगे उनके लिए बड़ा रामबाण चीज है। तो हाइबरट के हा से लेकर के, हाइबरट के हा से लेकर के हा या व र टा लिखा नहीं जाएगा, और लड़ ना प्लस इमंग गणना मतलब 5वां वर्ण, झाभाई गढ़दस 4था वर्ण, और जब गढ़दस 3रा वर्ण, जब गढ़दस 3रा वर्ण। अब अगर इतने वर्णों में किसी वर्ण का वाह्य प्रयत्न पूछे मित्र, इतने वर्णों में किसी वर्ण का वाह्य प्रयत्न पूछे, तो आप कहेंगे गुरुजी संबार होगा और नाद भी होगा और क्या होगा, घोष भी होगा। जैसे आपके परीक्षा में आ गया वह वर्ण का वाह्य प्रयत्न है, तो 4 ऑप्शन बनेगा, किसी में संबार नाद अघोष, किसी में संबार नाद संबार विवार अघोष, ऐसे करके लिखा रहेगा। लेकिन जिस लाइन में संबार नाद घोष होगा वही वाला सही होगा, ठीक है। कहें गुरुजी थोड़ा अभी प्रत्याहार, हमारे बहुत सारे मित्र कहें गुरुजी अभी प्रत्याहार थोड़ा बनाना कम आया, तो अभी उनके लिए भी विध बता रहे हैं, उनके लिए भी विध बता रहे हैं दूसरी। लेकिन अभी जो उनके लिए, जो हमारे मित्र एकदम सब पढ़ के एकदम पाथर कर दिए भाई साहब ना, उनके लिए ये खर प्रत्याहार है। खर को देखिए ऐसे हम लिखते हैं, ये गलत तरीका है, खर को लिखा जाता है ऐसे ना। खर प्रत्याहार में कितने बढ़ाएंगे, खप छठत चट तऊ कपई सक सर, मतलब दूसरा वर्ण खप छठत, और चटतऊ कपई मतलब पहला वर्ण, और प्लस भैया तीनों सा। इसमें से अगर किसी वर्ण का बाह्य प्रयत्न आ जाता है तो आप कहेंगे विवार श्वास, विवार श्वास, क्या होगा, विवार श्वास और अघोष। अब अगर आपको आता है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है संबार नाद घोष, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का होता है विवार श्वास अघोष।
अब मेरे साथ अभी दूसरी ट्रिक बताएंगे, एकदम आसान वाली 2 मिनट वाली, लेकिन पहले ये वाली ट्रिक सीखो जो सीधा सीधा है। पहले पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको सीधे सीधे बोले, हंसा सवारा नादा घोषा, खराबी वारा श्वासा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, खराबी वारा श्वासा घोषा। अब देखो मित्र, मान ले परीक्षा में प्रश्न आ गया, देखिए आ जाएगा वर्ण का वाह, ए भाई साहब भागो नाम, वाह प्रयत्न होगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मित्र, ठीक है, और निखिल बताएंगे, ठीक है। उत्तर हमें A B C D। देखिए संबार थोड़ा सही लिखे, नहीं तो बहाना बना देंगे, पढ़ ही नहीं पाए, बहाना बना देंगे का पढ़ ही नहीं पाए भाई साहब। संबार नाद घोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास घोष, संबार नाद। अब देखिए मित्र, मैं 4 ऑप्शन बना दिया हूं। मैं आपसे इससे कम से कम 10 प्रश्न पूछूं तो आप सीधा सीधा बताइएगा। और पहला प्रश्न है निखिल के सामने, दाग रहे हैं, और आपके लिए 50,000 का प्रश्न है निखिल, मतलब 5 रुपए का, 5 जीरो बढ़ा लो, कहा जाता है 5 रुपया देंगे भाई साहब, ठीक है। ये आप बताओ, था वर्ण का, और ABCD बताना सभी हमारे मित्र, था वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा, ऐसे परीक्षा में आएगा। 4 ऑप्शन भी ऐसे आएगा। मान लो परीक्षा में 28 तारीख को पेपर में आ गया है, था वर्ण का, बताओ क्या होगा, और डंडा लेके आओ भाई साहब। था वर्ण, तो देखो था वर्ण भाई साहब, ता था दा धा, ता पहला, था दूसरा, दा तीसरा, धा चौथा, ना पांचवा। तो था दूसरा है, तो दूसरा किस में आ रहा, विवार श्वास अघोष कहाँ है, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष नीचे वाली लाइन, मतलब D नंबर ऑप्शन सही होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब की बार पूछ रहे हैं, फिर हमारे सभी मित्र जितने हैं, प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, हम प्रश्न के वर्ण को बदलेंगे, प्रश्न कभी नहीं बदलेगा, ऐसा बना ही दिए भाई साहब ना, केवल यही बदलना है बस, खाली ये बदलना है भाई साहब। चलिए वा वर्ण का क्या होगा, निखिल बताओ। वा का सारे मित्र हमारे बताएं, वा का वा किस में आएगा, ये देखो वा हंस में आएगा, हा या वा आ गया ना, वा आ गया। वा का संबार नाद घोष कहाँ है, ये B नंबर ऑप्शन सही किया जाता है, B नंबर। फिर हमारे मित्र तीसरा प्रश्न इसी में बदलते रहेंगे, आप बताते रहो, पक्का हो जाएगा भाई साहब, पक्का हो जाएगा। चलिए पापा कप्पा, पापक पाक बताओ क्या होगा, बहुत हाँ सही बताना, नहीं बहुत तेज लपाटा मारेंगे भाई साहब। पापा कप्पा पहला है, तो पहला इसमें आएगा, विवार श्वास अघोष, और कहाँ है इसमें, ये मतलब D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, D नंबर। चले फुफ्फा कफा बताओ, फुफ्फा कफा क्या होगा, अरे दूसरा वर्ण है ना, पहला पा दूसरा फा, तो दूसरा इसमें आ रहा है, तो मतलब विवार श्वास अघोष कहाँ है, D नंबर ऑप्शन। कोई बोलेगा नहीं भाई साहब, आप लोग भी जितने हमारे मित्र देख रहे हैं, आप बताओ। अब आपकी अगर गड़बड़ की तो मार के ही गिरा देंगे भाई साहब, हाँ कैमरा के सामने लाग मारेंगे भाई साहब। भाभी का भाग बताओ, भाभी का भाग बताओ, कोई बोलेगा नहीं, इसमें बताओ ABCD में, हाँ सभी हमारे मित्र। संबार नाद क्या होगा, हाँ B नंबर ऑप्शन होगा, संबार नाद घोष। क्यों, क्यों चौथा है, देखिए पा फा बा भा चौथा है, चौथा तो इसमें आएगा, चौथा इसमें आएगा, तो होगा संबार नाद घोष। तो संबार नाद घोष यहां मिला लो। आया भैया कि नहीं आया, तो कोई भी वर्ण आएगा तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा मित्र, ठीक है। ये बदलेगा, लेकिन ये नियम नहीं बदलेगा, विधि नहीं बदलेगी। अब आइए एकदम सटीक जगह लेके चल रहे हैं आपको, जहां प्रश्न आता है एकदम,
और भाई साहब ये देखिए अगला प्रश्न हमारा है, ये बना लेना, इसको मिटा दे रहे प्रश्न ही। कुछ लोग प्रश्नों लिखने लगेंगे भाई साहब, कहेंगे सब इंपॉर्टेंट यही लिखो प्रश्नों। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ता हूं। इसी बाह्य प्रयत्न में आता एक अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक आता है क्या, महाप्राण। किस वर्ण को, प्राण मतलब वायु, प्राण मतलब वायु, किस वर्ण को बोलने में कितनी वायु बाहर निकले, उस आधार पर कौन से वर्ण अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। तो देखिएगा ध्यान से मित्र, जैसे का, खा, गा, घा अंगा है, चा, छा, जा, झा इया है, टा, ठा, डा, ढा है। ऐसे और दो लाइन होगी, ई पहला वर्ण, ई दूसरा वर्ण, ई तीसरा वर्ण, ई चौथा वर्ण, ई पांचवा वर्ण। ऐसे भैया सभी लाइनियम पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे पा पहला, फा दूसरा, बा तीसरा ना, भा चौथा, मा पांचवा। तो पहला वर्ण मतलब ई वाली लाइन, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण 135 और प्लस या व रा ला, ये कहलाएंगे अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और मित्र ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो दूसरा वर्ण होता है और चौथा वर्ण होता है ये कहलाता है, अरे क्षमता अभी पूरा लिखो ना, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और प्लस तीनों शा और हा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, महाप्राण। ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। बोलिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, और क्या, यणश्च अल्प प्राण, द्वितीय चतुर्थ वर्ण सलश्च, सल प्रत्याहार तीनों सा और हा महाप्राण। पक्का पक्का। तो पहला दूसरा, पहला तीसरा पांचवा या बार आला अल्प प्राण, दूसरा चौथा तीनों सा और हा। कहें गुरु जी कैसे ये अल्प प्राण महाप्राण कैसे झोंक दिए, तो भाई साहब ऐसे हाथ करो अपने सामने, सब लोग करिए, बोले पा फ, प प फ, देखो दूसरे में ज्यादा निकला, बोले ब कब निकला, भ ब भ म। ऐसे जब बोलोगे कोई भी किसी भी लाइन का पहले में कम, तीसरे कम, पांचवें में कम, लेकिन दूसरे चौथे में देखो ऐसे बोलो, पापा पापा, फूफा, किसमें ज्यादा निकला, फूफा में निकला ना। बोले बाबा, भाभी, भाभी में ज्यादा निकला। भाई साहब समझ में आ गया। तो मित्र इस तरीके से महाप्राण अल्प प्राण हो गया। पक्का। ये आइए देखिए अब एक चीज और यहां समझिए, बस 2 मिनट। उदात्त, अनुदात्त और क्या, स्वरित। मित्र 2 दिन की कक्षा में 1 दिन में ले रहे हैं। ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न 2 दिन में लोग लेते हैं, मैं 1 दिन में कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि आपका पेपर अब सोचते अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उच्चई उदात्ता क्या होगा, उच्चई उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः और समाहार, समाहार स्वरिता। और दूसरी चीज आज का जो सेशन है इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा भैया। 2 नंबर से ज्यादा आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है। तो 1 घंटे की कक्षा में आप क्या लोगे, 2-3 नंबर पक्का, मेरी गारंटी है 2-3 नंबर आएगा आपके टेट पेपर में। समझ में आया, आसानी से समझिए। देखिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखना इसके सामने एक चीज आपको लिखना है, कोई भी स्वर, क्या लिखना रहे, कोई भी स्वर उदात्त, अनुदात्त और क्या, स्वरित हो सकता है। और आगे आप लिखना, स्वर के बाह्य प्रयत्न
के आधार पर भेद, स्वर के बाह्य प्रयत्न के आधार पर भेद। पूछा जाएगा उदात्त अनुदात्त स्वरित किसके भेद हैं? स्वर के। किसके भेद हैं? किस आधार पर? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किस आधार पर? भैया देखो, कोई भी मान लो ह्रस्व आ है, उसको आप उच्च बोलोगे तो उदात्त कहलाएगा, निम्न बोलोगे तो अनुदात्त कहलाएगा, मध्यम बोलोगे उच्च स्थान से उदात्त, निम्न स्थान से अनुदात्त, और दोनों के बीच से समाहार मतलब बीच से क्या कहलाएगा? स्वरित। उसी ह्रस्व आ के बदले दीर्घ आ को भी उदात्त अनुदात्त स्वरित बोल सकते हैं। प्लुत आ को भी उदात्त अनुदात्त स्वरित बोल सकते हो। कोई भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत आ ई उ री री ए ओ ऐ औ कोई भी होगा, उसे आप बोलने के आधार पे ये है। उच्च बोलोगे उदात्त, निम्न बोलोगे अनुदात्त, मध्यम बोलोगे समाहार बोलोगे तो स्वरित कहलाएगा। समझ में आ गया? प्रश्न कैसे बनेगा? पूछा जाएगा उदात्त अनुदात्त स्वरित किसके भेद है? स्वर के। ऐसे दिया रहेगा उच्चई डाट डाट डाट, आपको भरना रहेगा उदात्ता, नीचई डाट 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 अनुदात्ता, समाहार डाट 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 स्वरिता। ठीक है, समझ में आ गया? और देखिए, जब आपके कल हम बताए थे, आपके बाबू जब बुलाएं तो क्या करते हैं भाई साहब? उदात्तो बुला देते हैं और पुलतो कर देते हैं। मान लो कहीं मैच वैच देख रहे हो, नहीं आ रहे, कहें कहाँ आया हो, ओ को हाँ कहाँ है रे, ऐसे बुलाते हैं। तो रा का जो ए है उसको उदात्त भी और स्वरित भी, जो ओ का ओ है उसको उदात्त भी कर देते हैं और स्वरित भी कर देते हैं मित्र। पुलुत क्षमताम पुलुत और पुलुत और उदात्त करते हैं। खूब क्या कर देते हैं? पुलुत और उदात्त, मतलब देर तक भी बोलते हैं और तेज भी बोलते हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा? पुलुत और उदात्त। ठीक है, समझ में आ गया? तो मित्र, ये आपका 2 चैप्टर आज हम सोच रहे थे हो सकता न समाप्त हो, थोड़ा समय लिए 5-7 मिनट अतिरिक्त, लेकिन निश्चित रूप से 2 बड़ा चैप्टर, उच्चारण स्थान वो भी 2-3 विधि से हम लोग पढ़े ना, और पूरा आभ्यंतर प्रयत्न और पूरा बाह्य प्रयत्न हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। और जितने हमारे मित्र ये जुड़े हुए हैं सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। इसी तरीके से आप लोग निश्चित तौर पे, मैंने आपको कहा है कि 28 तारीख के पहले मैं समाप्त करूंगा भाई साहब पूरा, तो निश्चित तौर पे समाप्त करेंगे। ठीक है, और हमारे बहुत सारे मित्र, देखिए बहुत सारी परेशानियां होती, बहुत सारी दिक्कत होती, ये आप कक्षा ये ना समझिए किसका है किसका नहीं है, इसीलिए फ्री में दिया जा रहा। भाई कहाँ हो, कैसे हो, आप बैठ के समझ के, और हमें नहीं लगता कि आप नोट्स लेके बैठो एक एक समझो और आप लिख ना पाओ इतने अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ भी जो लड़के बच्चे रहते हैं, ये 3-4 बैठाते, बाकी सब कहीं कहीं मोबाइल देख के सब बैठ के रहे लिख रहे हैं और अच्छा बेहतरीन नोट्स बनाते हैं। तो आप भी मित्र, आपका नुकसान न हो, सभी हमारे जितने मित्र हैं वो ये इस कक्षा को बहुत अच्छे तरीके से देख के नोट्स बनाइए। और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रश्न का हम उत्तर बचने ही नहीं देते हैं कि आप उसमें बच जाए, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हो कि आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया? तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं खुद पूछता हूँ, खुद देता हूँ, इसीलिए 4-5 देखो यहाँ गधा बैठाता भी हूँ। समझ में आ गया? तो निश्चित रूप से मित्र, और बहुत एकदम यहाँ बहुत कुशल व्यक्ति को नहीं, ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं जो कम से कम पूछे और हमको बताए। समझ में आया? तो निश्चित रूप से सभी मित्र अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, हम कुछ भाई साहब अब नहीं कहेंगे। ठीक है, वो आपका काम है, चाहे करिए चाहे ना करिए, लेकिन भाई साहब देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि ये आपके भविष्य का बात है। और निश्चित तौर पे हम कहते हैं भाई साहब, इससे अच्छा मान लो हम आपसे 1-2-4-10,000 रुपये ले, लेकिन इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते अभी। हाँ, या तो फिर और समय दे के पढ़ाएं, तो अभी समय भी नहीं है। और अच्छा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन और थोड़ा समय दे के पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कम समय में हम आपको बेहतरीन देने का प्रयास करें, बाकी आप की मर्जी। बस मित्रों, आज के लिए हम यही विदा चाहते हैं आपसे। कल फिर 7 बजे मुलाकात करते हैं। अच्छा, चिरंजीव कुछ लिखे थे भाई साहब, ये देखिए क्या लिखे हैं। 1 नवंबर से यूपी टेट की कक्षाएं यूट्यूब पर लाइव के, अच्छा नो रिपीट टेलीकास्ट क्या क्या, बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, कल आपसे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, कल हम बात करेंगे आपसे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।